हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम और ब्रिटेन के पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत सी सिमिलरिटीज देखने को मिलती हैं, जैसे कि दोनों कंट्रीज में फॉलो किया जाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, बाय कैमरल लेजिस्लेचर, कैबिनेट सिस्टम एटसेट्रा। बट इन सिमिलरिटीज के साथ साथ इन दोनों कंट्रीज के पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत से डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है जबकि ब्रिटेन नहीं। पर क्यों? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रिपब्लिक के बारे में। बेसिकली हम जानेंगे टर्म रिपब्लिक से हमारा क्या मतलब है, ये टर्म आया कहाँ से और ये टर्म इतना इम्पोर्टेंस क्यों रखता है। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज रिपब्लिक? In simplest form, a republic is a form of government where power rests with the people and elected representatives make decisions on their behalf. Means रिपब्लिक एक ऐसा सिस्टम है जहां पावर लोगों के हाथ में होती है, क्योंकि इस तरह के सिस्टम में डिसीजन लेने का अधिकार उन लोगों के पास होता है जिन्हें लोगों के द्वारा चुना जाता है। बेसिकली इस तरह के सिस्टम में हेड ऑफ द स्टेट कोई किंग या क्वीन नहीं, बल्कि हेड ऑफ द स्टेट वो व्यक्ति होता है जिसे लोगों के द्वारा चुना गया हो। जैसे कि इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट होते हैं प्रेसिडेंट, जिन्हें लोगों के द्वारा डायरेक्टली तो नहीं बल्कि उन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा चुना जाता है जिन्हें डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट किया गया हो। एग्जाम्पल के लिए इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। मीन्स इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट हेरिडेटरी नहीं होता है, जबकि ब्रिटेन में हेड ऑफ द स्टेट किंग या क्वीन होता है, यानी यहाँ ये पोस्ट हेरिडेटरी है। इसीलिए ब्रिटेन में हेड ऑफ द स्टेट को इलेक्ट करने के लिए किसी भी तरह के इलेक्शंस को कंडक्ट नहीं करवाया जाता है, और इसी के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन एक रिपब्लिक कंट्री ना होकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। अब अगर टर्म रिपब्लिक की बात करें तो ये टर्म आया है लैटिन फ्रेज रेस रिपब्लिका से, जिसका मीनिंग है पब्लिक मैटर और पब्लिक अफेयर्स। ये आइडिया एम्फसाइज करता है कि गवर्नमेंट लोगों को रिप्रेजेंट करे और उनके भले के लिए काम करे। अब अगर आप इन आइडियाज को और डिटेल से सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप ओपी गॉबा की बुक पॉलिटिकल थ्योरी को प्रेफर कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो में दिया गया है। अब जैसा कि हमने पहले भी कहा कि इस सिस्टम में सुप्रीम पावर किंग या क्वीन के पास नहीं बल्कि जनता के पास होती है, तो इस सिस्टम की कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक इस तरह है। रूल ऑफ लॉ मीन्स इस तरह के सिस्टम में रूल होता है लॉज का, उससे ऊपर कुछ भी नहीं। इवन गवर्नमेंट की पावर को भी लॉज के द्वारा लिमिट किया जाता है, जैसे कि इंडिया में गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मीन्स इलेक्शंस के थ्रू ही रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया जाता है। राइट्स सिटीजन्स टिपिकली कुछ राइट्स को एंजॉय करते हैं, जैसे कि फ्री स्पीच, राइट टू वोट एटसेट्रा। अकाउंटेबिलिटी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों के प्रति अकाउंटेबल होते हैं, यानी उन्हें अपने एक्शंस के लिए जनता को जवाब देना पड़ता है। अब ये थी सिस्टम की कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक। अब जानते हैं थोड़ा इसकी हिस्ट्री के बारे में। यह आइडिया काफी पुराना है और इसका सबसे पुराना एग्जाम्पल है एंशिएंट रोम, जहाँ 509 बीसी में इस तरह के सिस्टम को स्टैब्लिश किया गया था। वहाँ पावर उस टाइम किंग या क्वीन के पास ना होकर हुआ करती थी इलेक्टेड ऑफिशियल्स के पास, मींस जिन्हें लोगों के द्वारा चुना जाता था, और इन इलेक्टेड ऑफिशियल्स को कहा जाता था सीनेटर्स। एंशिएंट रोम में ये सिस्टम करीब 500 सालों तक चला। रोम के ग्रेटेस्ट थिंकर जो रिपब्लिक सिस्टम के सबसे बड़े सपोर्टर थे वो थे सिसरो। उनका मानना था कि गवर्नमेंट का काम है लोगों को सर्व करना और जस्टिस, नेचुरल लॉ, सिविक ड्यूटीज पर फोकस करना। पर रोमन एम्पायर के डिक्लाइन होने के बाद मिडिल एजेस के दौरान यूरोप में मोनार्कियल सिस्टम डोमिनेट करने लगा, यानी अब सारी पावर थी किंग और क्वीन के पास। बट 14th to 17th सेंचुरी में हुए रेनेसा पीरियड के दौरान स्कॉलर्स ने पुराने टेक्स्ट को पढ़ना शुरू किया, जिसमें सिसरो का वर्क भी शामिल था। इसी दौरान रिपब्लिक जैसे आइडियाज पर दोबारा से फोकस किया जाने लगा। सिसरो के अलावा और भी कई थिंकर्स थे जिन्होंने इस आइडिया को एडवोकेट किया, जैसे कि मैकियावेली, जो फेमस थे अपने वर्क द प्रिंस और डिस्कोर्स ऑफ लेवी के लिए। डिस्कोर्स ऑफ लेवी में उन्होंने रिपब्लिकन सिस्टम को काफी ज्यादा प्रेज किया है और इस सिस्टम को उन्होंने बैलेंस और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट का आइडियल माना है। देन मॉडर्न रिपब्लिकनिज्म की शुरुआत होती है 17th एंड 18th सेंचुरी के दौरान,
इस पीरियड को कहा जाता है एज ऑफ एनलाइटमेंट। ये वो टाइम था जब लोग नए आइडियाज की बात करने लगे थे और इसी दौरान फिलोसोफर्स ने आर्ग्यू किया कि गवर्नमेंट बेस्ड होनी चाहिए रीजन, इक्वालिटी एंड कंसेंट ऑफ गवर्नड पर। इस टाइम के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थिंकर थे जॉन लॉक और मॉन्टेस्क्यू। जॉन लॉक जो कि एक इंग्लिश फिलोसोफर थे, उन्होंने गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ द पीपल जैसे आइडिया को प्रपोज किया। मींस गवर्नमेंट फॉर्म होनी चाहिए पर लोगों के कंसेंट से। और ये बात करते हैं नेचुरल राइट्स और उनके प्रोटेक्शन की। इन नेचुरल राइट्स में शामिल थे राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। लॉक्स के आइडियाज ने अमेरिकन रेवोल्यूशन को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। मॉन्टेस्क्यू जो कि एक फ्रेंच फिलोसोफर थे और वो बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर जैसे कॉन्सेप्ट की। मींस गवर्नमेंट की पावर 3 ब्रांचेस में डिवाइड करना, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियल। और ये कॉन्सेप्ट रिपब्लिक सिस्टम के लिए काफी इंपॉर्टेंट बन गया, जिससे पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में कंसंट्रेट ना होकर 3 ब्रांचेस में डिवाइड कर देना। बेसिकली इसे चेक्स एंड बैलेंसेस भी कहा जाता है। सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट इंडिया में किस तरह काम करता है, इसे जानने के लिए आप आई बटन पर दिए गए वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। बेसिकली इनलाइटनमेंट के इन आइडियाज से इंस्पायर्ड था अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन। अमेरिकन रेवोल्यूशन के जरिए ही यूनाइटेड स्टेट को एज अ रिपब्लिक के रूप में स्टैब्लिश किया गया और फ्रेंच रेवोल्यूशन के जरिए फ्रांस में मोनार्की को ओवरथ्रो कर रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया। अब ऐसे एक और थिंकर थे थॉमस पेन, जो रिपब्लिकनिज्म के बहुत बड़े सपोर्टर थे और वो अपने पैम्फलेट कॉमन सेंस में मोनार्की के अगेंस्ट और सेल्फ गवर्नमेंट के फेवर में बात करते हैं। पेन का एक और वर्क है द राइट्स ऑफ मैन, जिसमें वो आर्ग्यू करते हैं कि गवर्नमेंट को लोगों के प्रति अकाउंटेबल होना जरूरी है। और 19th और 20th सेंचुरी में रिपब्लिक का ये मॉडल बहुत सी कंट्रीज के लिए स्टैंडर्ड बन गया, जैसे कि लैटिन अमेरिका, यूरोप और बाद में अफ्रीका और एशिया में हुए रेवोल्यूशन के बाद बहुत सी कंट्रीज को रिपब्लिक बनाया गया और आज बहुत सी कंट्रीज इसी आइडियल पर बेस्ड हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिपब्लिक। ऐसे ही कुछ और आइडियाज की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमने सोशल साइंस से रिलेटेड बहुत से आइडियाज और कॉन्सेप्ट को अपने इस चैनल पर एक्सप्लेन किया है, जिन्हें आप बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल साइंस की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।